हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन। देखिए स्लाइड को देखकर आप समझ गए होंगे दैट टुडेज सेशन इज अबाउट अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स इन नीट 2026। तो इस स्ट्रैटेजी पे हम बात करने वाले हैं आज। अब आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैम ऑलरेडी प्लान करी है, बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। व्हाई सो? बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्मार्ट वर्क की भी बात करने वाले हैं। चलिए कैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को प्लान करने वाले हैं, तो देखिए हमने सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को कि 600 प्लस स्कोर हम कैसे कर सकते हैं नीट 2026 में, इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे टू दिस स्ट्रैटेजी और टू दिस प्लान, तो देखिए यहाँ पर बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स। और आप लोगों को सबको पता है कि 600 प्लस स्कोर मार्क्स करने पर आपको एक अच्छा कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, सो फेज 1 आता है जिसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस कवरेज की। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि सिलेबस कवर कैसे किया जाए और कितने टाइम में किया जाए, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब जो है हम लोगों को बहुत स्मार्टली प्लान करना होगा। तो इस वाले फेज में हम लोग मेनली फोकस करेंगे सिलेबस कवरेज पे, जो मंथ से स्टार्ट होगा सितंबर। 10 सितंबर से अगर हम लोग अपनी प्रिपरेशन इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल यू कैन स्कोर 600 प्लस मार्क्स इन नीट 2026। टू जनवरी 26 तक ये हमारा फेज 1 चलेगा और इसमें हमें मेनली सारे चैप्टर्स मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको कवर करने हैं। सो फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड सॉल्विंग रेलिवेंट MCQs। ये इस फेज 1 का हमारा मेन एम, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। देन कम्स फेज 2, जहां पर हम बात करेंगे या मेन फोकस हमारा रहेगा रिवीजन और मॉक टेस्टिंग पर, या लाइट टेस्टिंग आप इसे बोल सकते हैं कि वीक में आपने एक टेस्ट दे दिया या 2 टेस्ट आपने प्लान किए हैं, सो लाइट टेस्टिंग होगी प्लस साथ साथ रिवीजन होगा। और रिवीजन कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ये फेज हमारा रहेगा 27 जनवरी से 26 जनवरी तक हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। 27 से हमारा फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा टिल मार्च 31 2026। 9 वीक्स हमारे पास होंगे इन फेज 2 एंड द लास्ट वन इज फेज 3 एक्सटेंसिव टेस्टिंग। देखो यहाँ पर रिवीजन और लाइट टेस्टिंग था, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था फेज 2 का दैट वाज टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। एक बार पूरे सिलेबस को दोबारा से गो थ्रू करना, रिवाइज करना, ताकि हम लोग जो और साथ में टेस्टिंग भी करते रहना कि आपने जो पढ़ा था फेज 1 में वो आपको कितना याद है, कितना अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट जो है उनको समझा है, अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, सो थर्ड फेज में एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी, मतलब हर दूसरे दिन एक टेस्ट आपको देना है, जो भी फिर आपको उस टेस्ट के बाद में एनालिसिस करना है पेपर का, और जो भी आपके एरर्स हैं, जो भी आपकी वीकनेस उस टेस्ट में रही हैं, उनको नेक्स्ट टेस्ट के पहले पहले आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 4 वीक्स का टाइम मिलेगा फेज 3 में। अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक ये फेज रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब डेली रूटीन की। देखो कई बार और कई सारे वीडियोस आपको दिखे होंगे अबाउट डेली शेड्यूल और डेली टाइम टेबल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर नीट। ठीक है, लेकिन देखो बात है सिर्फ अप्लाई करने की, एग्जीक्यूट करने की। प्लान्स बहुत सारे हैं, स्मार्ट वाले भी हैं और हार्डवर्क वाले भी हैं। जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो वो होता है हमारा सबसे बेस्ट प्लान। सो हमारे पास जो प्लान है वो आपके हार्डवर्क के साथ साथ बहुत स्मार्टली जो है बनाया हुआ है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके डेली रूटीन की, तो फेज 1 में सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा इन योर डेली रूटीन। कैसे? तो देखिए सबसे ज़्यादा पढ़ाई, सबसे ज़्यादा आवर्स की जो स्टडी होगी वो होगी फेज़ 1 में, क्योंकि फेज़ 2 जो है वहाँ पर रिवीजन और लाइट टेस्टिंग चल रही है और फेज़ 3 में एक्सटेंसिव टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो उन दोनों में शायद आपको उतने आवर्स की स्टडी नहीं करनी पड़े, लेकिन फेज़ 1 में आपका जो शेड्यूल रहना चाहिए दैट शुड बी ऑफ एटलीस्ट वी कैन से 13 to 14 आवर्स पर डे। ये आपकी स्टडी का डेली का शेड्यूल होना चाहिए। अब हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखो
यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स में पूरे एक दिन को डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। अगर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की बात करें तो 4 आवर्स पर टाइम हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 12 आवर्स को, ठीक है। तो 4 आवर्स मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे से स्टार्ट करते हैं तो जो कि एक परफेक्ट टाइम है आपकी मॉर्निंग, आपके दिन को स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का, ठीक है। सो 4 आवर्स इन मॉर्निंग, देन आफ्टरनून में फिर वापस आपको 4 आवर्स का टाइम देना है। अब आप इसके बीच में कितना गैप रखना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जितना ज़्यादा आप गैप देंगे उतना ही आपका रात तक जाते जाते टाइम बहुत ज़्यादा लेट होता जाएगा। तो कोशिश करें कि यहाँ पर गैप हम लोग कम रखें, ताकि यहाँ हम एट नाइट जो हमारे 1 आवर्स का जो टाइम है नाइट में पढ़ने का, उसके कंप्लीशन के बाद भी हम 10:30 से मैक्स ना जगें, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स इवनिंग तक कुछ इस तरीके से डिवाइड करें, गैप इस तरीके का रखें कि यहाँ पर हम 10:30 पर हमें सो जाना है, तभी हम 5 बजे सुबह उठ पाएंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 आवर्स इन मॉर्निंग, देन 4 आवर्स इन आफ्टरनून, देन इवनिंग में 4 आवर्स और नाइट में फिर 1.5 आवर्स, ठीक है। गैप आप खुद मेंटेन करेंगे, यहाँ पर 1 घंटे का देना है, 2 घंटे का देना है। अगर कहीं आप 2 आवर्स का गैप दे रहे हैं तो फिर यहाँ आप 1 घंटे का कर दीजिए। और फिर उसके बाद में टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 बजे उठना है। और ऐसा भी नहीं है कि शेड्यूल को फॉलो करते टाइम पे आप जो है सिर्फ 3 to 4 आवर्स की ही स्लीप ले रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगा भाई। सितंबर से और पूरा अप्रैल तक अगर आप ऐसा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब मॉर्निंग की बात करते हैं। तो इन मॉर्निंग के 4 आवर्स में आपको क्या करना है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ने का, ठीक है। बायोलॉजी यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेकर बैठेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप नींद से उठे हैं, थोड़ा टाइम आपको पूरा कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि होश में आने में लगता है, तो उस टाइम पे हम बायोलॉजी लेकर बैठेंगे। टारगेट चैप्टर जो भी डिसाइडेड चैप्टर्स हैं उनको हम एनसीईआरटी से मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। मेक कॉन्साइज नोट्स बनाएंगे, कॉन्साइज या शॉर्ट नोट्स आप बोल सकते हो, फॉर की टर्म्स, डायग्राम्स, साइकिल्स, ये सब हम लोग कवर करते हुए जो भी हमारे टारगेट चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आफ्टरनून वाले 4 आवर्स में जब आप बिल्कुल नहा धो के एकदम खाना खा पी के लंच करके या हैवी ब्रेकफास्ट लेके जब आप रेडी हैं तो उसके बाद में आप पढ़ेंगे फिजिक्स। वॉच लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप जो है लेक्चर्स देखिए। देन सॉल्व एटलीस्ट 40 to 50 MCQs, क्योंकि देखो फिजिक्स जो है वो क्या एक तरीके से मैथ्स ही है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही आपकी अच्छी फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 40 to 50 MCQs सॉल्व करने का टारगेट आपको रखना है इन 4 आवर्स में, जब आप लेक्चर्स भी देख रहे हैं फ्रॉम अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक। देन कम्स इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इवनिंग में हम लेकर बैठेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि अभी तक हमारी एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी है। फिर वापस से डिवाइड टाइम बिटवीन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स फिजिकल ऑर्गेनिक एंड मेमोराइजिंग रिएक्शंस और फैक्ट्स इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक में हमें मालूम है कि रिएक्शंस वगैरह हैं और कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेनली जो है फिजिकल और ऑर्गेनिक में आते हैं। तो आपको टाइम डिवाइड करना है 4 आवर्स में से भी, कि पहले फिजिकल करनी है, फिर ऑर्गेनिक करनी है और फिर इनऑर्गेनिक करनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी 40 to 50 MCQs आपको सॉल्व करने हैं। देखो फिजिक्स में तो सॉल्व करने ही करने हैं, बट केमिस्ट्री में भी फिजिकल और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो मेनली उसमें आपको MCQs सॉल्व करने होंगे, ठीक है। लास्ट नाइट में अगर हम बात करें 1.5 आवर की जो हमने नाइट में दिया है, तो इसमें आपको जो पूरे दिन भर में आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। क्विकली रिवाइज द की फॉर्मूलाज। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मेन जो भी फॉर्मूलाज आपने आज दिन भर में पढ़े हैं वो सब आप रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब ये आपको करना ही करना है। इसमें आपकी कोई मतलब लापरवाही, कोई केयरलेसनेस नहीं चलेगी। रिवीजन इज मस्ट। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है वो सब आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आता है, देखो हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर कि एक वीक में लगभग आपके कितने चैप्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कंप्लीट 3 to 4 चैप्टर्स पर वीक, टिपिकली 1 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। मतलब हर सब्जेक्ट का कम से कम एक चैप्टर एक वीक में होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो रहा है किसी सब्जेक्ट का तो दैट इज
बेटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20 वीक का चैप्टर कंप्लीशन प्लान है, देख सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें यहाँ पर सितंबर 10 से 16 तक जो आता है, बायोलॉजी की बात करें 2 चैप्टर हम कवर करें क्योंकि लिविंग वर्ल्ड एक छोटा चैप्टर है। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो इजीएस्ट चैप्टर है और छोटा भी है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, और केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट वीक में देखो सेल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करें हैं, बायो में, फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, और केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस तरीके से हमने वीकली डिवाइड किया है और तीनों सब्जेक्ट का मिनिमम एक एक चैप्टर होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, बट ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आप जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है नहीं समझ पाएंगे, या हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाएंगे और आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। आप अगर 15, 16, 17 आवर्स अगर पढ़ रहे हैं लगातार तो ऑब्वियस ये बात है कि आपकी कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल जो है वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवीजन एंड लाइट टेस्टिंग, फैब से मार्च में जो चलेगा। अब यहाँ पर ये सेकेंड फेज है। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने जो है अच्छे से अपने नोट्स, अच्छे से अपने जो है एनसीईआरटी, बायो में अगर हम कहें तो ये सब रीड कर लिया है, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस फेज रिक्वायर्स स्मार्ट मैनेजमेंट टू बैलेंस नीट प्रेप विद क्लास 12 बोर्ड्स। अब जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। तो यहाँ पर आपको स्मार्टली मैनेज करना है क्योंकि आपको बोर्ड भी देने हैं मार्च में और फिर मई में आपको नीट भी देना है। तो आप कैसे स्मार्टली आप मैनेज करेंगे? सो फोकस ऑन ओवरलैप। देखो, ओवरलैपिंग मतलब वो चैप्टर्स जो बोर्ड में भी आ रहे हैं और प्लस आपके नीट में भी आ रहे हैं, तो वो है क्लास 12। तो अब यहाँ पर रिवीजन वाला ये फेज चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 12th का रिवीजन पहले स्टार्ट कर दें। फैब और मार्च के 2 मंथ्स हैं हमारे पास में इस फेज में, फेज 2 में। और यहाँ हम पहले कौन सी क्लास ले रहे हैं? स्टैंडर्ड 12th हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्च में हमारे 12th बोर्ड्स भी हैं। तो आपकी 12th जब आप रिवाइज करोगे तो वो बोर्ड के लिए भी हो जाएगी प्लस आपकी वो नीट के लिए भी हो जाएगी। सो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं शुड प्रायोरिटाइज रिवाइजिंग क्लास 12 चैप्टर्स फर्स्ट। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी जो हैं ड्रॉपर वाले जो हैं वो अपना 11 से ही रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। मास्टरिंग दीज टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड्स, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, विल साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन योर नीट प्रिपरेशन। क्योंकि ये नीट के हिसाब से भी अगर देखा जाए, जैसे जेनेटिक्स की अगर हम बायो में बात करें, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा खासा वेटेज जो है वहाँ पर कैरी करते हैं। रिपीटर्स कैन सेट देयर ओन प्रायोरिटी लिस्ट। रिपीटर्स वैसे 12th का वेटेज ज़्यादा रहता है नीट में, हमने देखा है। तो 12th को अगर ड्रॉपर्स या रिपीटर्स भी अगर 12th पहले रिवाइज करना चाहते हैं तो भी दे कैन। ठीक है, सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। अब क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक दिक्कत ये आएगी कि भाई हमारे जो 12th का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम जो होगा, उसमें तो सब्जेक्टिव आएंगे और जो नीट का होगा उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। सो वाइल प्रैक्टिसिंग डेरिवेशंस एंड थ्योरी फॉर बोर्ड्स, साइमल्टेनियसली सॉल्व नीट पैटर्न एमसीक्यूज फॉर दैट चैप्टर। भाई जब आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं 12th के बोर्ड के लिए, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व साथ के साथ ही करते रहिए। उसी टाइम पे जब आप रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12 का, तो नीट की प्रिपरेशन भी साथ में होती रहेगी। नाउ दिस फेज रिक्वायर्स स्मार्ट मैनेजमेंट। हमने पहले ही बात कर ली है कि जो हमारा सेकेंड फेज जो होता है उसमें आपको स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए होगा। क्लास 11th का रिवीजन, अब जब आप क्लास 12th का रिवीजन पहले कर रहे हैं, स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब 11th का रिवीजन हम कब करेंगे मैम? तो देखो 11th के रिवीजन के लिए हम जो है वीकेंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सैटरडे संडे। आप पूरे वीक जो है मंडे टू फ्राइडे आप 12th का रिवीजन कर रहे हैं और सैटरडे संडे में आप 11th जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली रिवाइजिंग क्लास 11 टॉपिक्स। डू नॉट नेग्लेक्ट देम। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 11th हमने बिल्कुल फैब मार्च में टच ही नहीं करी। अगर आप ऐसा कर देंगे तो जो आपकी जो मेहनत थी 26 जनवरी तक या जो भी जनवरी तक आपने मेहनत करी थी सिलेबस कंप्लीट करने में, वो सारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब रिवीजन की टेक्निक अगर देखें तो बायोलॉजी जो इजीएस्ट माना जाता है इन नीट के सब्जेक्ट्स में, रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को दोबारा दोबारा पढ़िए, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सब कुछ एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो हम देख रहे हैं पैटर्न 3 से 4 सालों का नीट का, तो हम उसमें बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि भाई एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको कोई लाइन जो है वो नहीं समझ में आ रही है तो उसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दैट लाइन, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर नोट्स और अदर रेफरेंस बुक्स, लेकिन हमें एनसीईआरटी से बिल्कुल स्टिक रहना है। तो यहाँ पर एम टू फिनिश द एंटायर टेक्स्ट बुक 3 to 4 टाइम्स। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें, सिर्फ ऐसे रीडिंग नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है, हर लाइन को हमें समझते हुए पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट को हमें समझते हुए पढ़ना है, डायग्राम और जितने भी आपके साइकिल्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, सबको हमें अच्छे से वहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, फॉर्मूला शीट्स जो आपने बनाई है उससे रिवाइज कर सकते हो, और पीवाईक्यू ज़रूर से सॉल्व करें। फिजिक्स में देखो जितना ज़्यादा सॉल्विंग होगा उतना ही अच्छा फिजिक्स आपका होता जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी, तो एनसीईआरटी रीड करनी है इनऑर्गेनिक के लिए, और मैकेनिज्म्स रिवाइज करने हैं फॉर ऑर्गेनिक, और अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनल फेज पे, दैट इज फेज थर्ड। अगर हम फेज थर्ड की बात करते हैं, सो दिस इज द फाइनल स्प्रिंट वेयर यू कंसोलिडेट योर हार्ड वर्क। यस, जहां पर आप अपने हार्ड वर्क जो अभी तक आपने किया है उसको आप बिल्कुल फाइनल टच दे रहे हैं, ठीक है। सो एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्लान इसमें होगा। अब यहाँ पर बस आपको टेस्ट देने हैं, लगातार टेस्ट देने हैं, और उन टेस्ट के बाद में आपको एनालिसिस भी करना है उन टेस्ट का कि आपने कहाँ क्या गलती करी है, और उन मिस्टेक्स को फिर इम्प्रूव भी करना है। यस, सो फर्स्ट 15 डेज, देखो लास्ट मंथ है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब हर 2 दिन में आपको एक टेस्ट देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। ऑन द डे इन बिटवीन स्पेंड द एंटायर डे एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। और जो बीच में जो गैप आ रहा है कि भाई आज टेस्ट दिया, कल नहीं दिया और परसों फिर से देना है, तो कल पूरा दिन क्या करोगे? कल पूरा दिन आज का जो टेस्ट दिया है उसकी गलतियों को, उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे और रिवाइज करोगे। जहां जहां गलती करी है वो कौन से टॉपिक्स थे, वो आपके वीक रह गए हैं, उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट 15 डेज की। और लास्ट 15 डेज की बात करूं तो अटेम्प्ट अ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डेली। यहाँ ऑल्टरनेट डे में चल रहा था, एक दिन छोड़ के एक दिन, यहाँ डेली आ गया। डेली आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो देना है फुल सिलेबस वाला, साइमुलेटिंग द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द नीट एग्जाम। और नीट एग्जाम के बिल्कुल बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम देना है कि भाई 2 से 5 3 आवर्स का आपका नीट होता है, तो वही 3 आवर्स को देखते हुए आपको यहाँ पर लास्ट 15 डेज में फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। स्पेंड द इवनिंग इन क्विक एनालिसिस एंड लाइट रिवीजन। और इवनिंग के टाइम पे 2 से 5 आपका टेस्ट हो गया। 5 बजे के बाद आप क्या कर रहे हो? अपना जो टेस्ट दिया है उसको एनालाइज कर रहे हो, कहाँ क्या मिस्टेक करी है और हल्का सा रिविजन कर रहे हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द गोल्डन रूल? मेंटेन एन एरर नोटबुक। देखो ये बहुत ज़रूरी है, हर बार वही सेम गलती अगर आप कर रहे हो तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो उन गलतियों को सुधारना, यही हमारा मेन एम है ऑफ दिस थर्ड फेज। थर्ड फेज का जो हमारा मेन पर्पस है कि भाई हम रोज या फिर टेस्ट दे रहे हैं या ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट दे रहे हैं, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपने अभी तक पहली बात तो क्या क्या अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्ट कितने आपको समझ में आए हैं, दूसरी बात कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक रह गए हैं, और तीसरी बात कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप एनालाइज करेंगे अपने टेस्ट को, अपने दिए हुए टेस्ट को, और एक एरर की नोटबुक बनाएंगे कि फर्स्ट टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी थी और नेक्स्ट सेकंड टेस्ट में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, सेकंड टेस्ट में नहीं आ जाएंगी वही गलतियां, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप टेस्ट देते रहेंगे, गलतियों पे गलतियां आप देखते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे और उनको इम्प्रूव करेंगे। तो टेस्ट देने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है बेटा कि हम मेन फाइनल एग्जाम के पहले ही अपनी गलतियों को पूरे तरीके से हटा दें, बिल्कुल इम्प्रूव कर लें, ठीक है, ताकि फाइनल एग्जाम में हम कोई भी ऐसी गलती ना करें। सो गोल्डन रूल इज मेंटेन एन एरर नोटबुक बिफोर एवरी मॉक टेस्ट। और हर अगले टेस्ट के पहले आपको वो अपनी एरर नोटबुक खोलनी है, रिव्यू करना है कि आपने कौन सी मिस्टेक लास्ट टेस्ट में करी थी
और फिर उनको जो है दोबारा से आपको रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट इज दिस इज द फाइनल स्प्रिंट वेयर यू कंसोलिडेट योर हार्डवर्क। सो ये हम फेज थर्ड की ही बात कर रहे हैं, फाइनल वीक। और फाइनल वीक आ जाता है मतलब एक वीक पहले एग्जाम के, नीट एग्जाम के एक वीक पहले की मैं बात कर रही हूँ। हमारा जो है अप्रैल मंथ 15 दिन करके हमने डिवाइड कर दिया। अब एक वीक पहले आपको क्या करना है, देखो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही रहे, तभी जाकर आप नीट एग्ज़ाम वो 3 आवर्स जो है अच्छे से वहाँ पर अपना पूरा जो भी आपने पढ़ा है, पूरा जो आपने मेहनत करी है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, सो योर स्टेट ऑफ माइंड इन द लास्ट फ्यू डेज इज एज इंपॉर्टेंट एज योर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। वरना क्या होता है लास्ट मोमेंट पे हम बिल्कुल मतलब अभी तक तो हम 13 to 14 आवर्स पढ़ रहे थे, अब हम 18 से 20 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि लास्ट का वीक जो होता है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने का होता है। अगर आप फिजिकली सही नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम वाले दिन आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ हम जो है फोकस करेंगे, इस लास्ट वीक में फोकस करेंगे हम आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग पे। सो योर स्टेट ऑफ माइंड इन द लास्ट फ्यू डेज इज एज इंपॉर्टेंट एज योर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपने ये महीनों से जो तैयारी करी ना, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। डिक्रीज योर स्टडीज, यस यू हर्ड इट वेरी राइट, आप अपनी पढ़ाई कम कर दें। 13-14 घंटे से 18-20 घंटे पे नहीं जाना है। अब आप पूरी हार्ड वर्क कर चुके हो, स्मार्ट वर्क भी कर चुके हो, अब आपको बस अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्टेबल रखना है, तो उसके लिए पढ़ाई कम कर दें। ठीक है, सो रिड्यूस योर स्टडी आवर्स, फोकस ओनली ऑन लाइट रिवीजन। और फोकस किस पे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बंद करना है, मतलब बिल्कुल आप तो बुक वुक बंद करके बैग वैग जो है में बुक्स पैक करके और चलो वही बेचे आए हम तो रद्दी वाले के यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। लाइट रिवीजन पे फोकस करो, बस रिवीजन करो चीज़ों का, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं या फिर जो आपने फॉर्मूलाज बुक बनाई हैं, या आपने जो कॉन्सेप्ट की बुक बनाई हैं, या आपने एनसीईआरटी में जो कुछ की टर्म्स की नोटबुक बनाई हैं, उनसे आप रिवाइज करें, डायग्राम्स रिवाइज करें, चार्ट्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, जैसे भी आपने शॉर्ट में रिवीजन के लिए जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं, सिर्फ लाइट रिवीजन पे फोकस करें। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोट से कर सकते हैं फॉर्मूलाज, योर एरर नोटबुक, डू नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट वीक में कुछ भी नया ना पढ़ें, क्योंकि नया पढ़ोगे, देखो बेटा कुछ भी नया पढ़ोगे वो याद तो होने वाला है नहीं। ठीक है, और टेंशन और हो जाएगी कि अच्छा ये भी था, ऐसा भी कुछ था, पढ़ना था। तो बेटर यही है कि कुछ नया ना टच करें हम। ठीक है, स्लीप इज़ अ प्रायोरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए, दैट इज स्लीप। सो फिक्स योर स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल को अपनी फिक्स करो। एंश्योर यू गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप एवरी नाइट, स्पेशली इन द लास्ट 3 days। ठीक है, नेक्स्ट हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, बाहर का कोई जंक फूड नहीं खाना है। पता चला पेट खराब हो गया उसी दिन, नीट के एग्जाम के दिन हम बैठ ही नहीं पाए वहाँ 3 आवर्स में, तो बेटर ये है कि आप इस एक वीक में बाहर का कुछ भी खाना अवॉइड करें, लाइट खाएं, होम कुक्ड मील्स खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें और हाइड्रेटेड रहें, खूब सारा पानी पीते रहें। ठीक है, स्टे काम, अपने आप को काम रखें, शांत रखें, कूल रखें। ठीक है, एंड पॉजिटिव। मेडिटेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, मेडिटेट करें इफ़ यू कैन, नहीं तो आप 5 मिनट के लिए बस आंख बंद करके, आइज क्लोज करके भी बैठ सकते हैं। अवॉइड डिस्कसिंग योर प्रिपरेशन विद एंशियस फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे भी हों जो नेगेटिव भी हो सकते हैं कि अरे ये नहीं हुआ मेरा तो वो नहीं हुआ, जो हर बात में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड से प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को डिस्कस करना अवॉइड करें, अदरवाइज़ वो अपनी टेंशन्स आपको दे देंगे और आपकी जो प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से करी है, बहुत स्मार्टली जो मैनेज करके आपने प्रिपरेशन करी है इतने मंथ्स तक, वो सारी बेकार हो जाएगी। ठीक है, ट्रस्ट द एफर्ट यू हैव पुट इन, आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं इन 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में वो सब बेकार हो जाएंगे। प्रिपेयर फॉर द डे, और फाइनल डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। विजिट योर एग्जाम सेंटर,
अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1-2 दिन पहले जाकर देकर आ सकते हैं तो प्लीज़ जाकर विजिट करके आए हैं। कीप योर एडमिट कार्ड, आईडी एंड अदर एसेंशियल्स रेडी द नाइट बिफोर। एक रात पहले ही इन सारी चीज़ों को, जो भी आपको एग्जाम सेंटर के लिए चाहिए, वो सब अपनी चीज़ें एक रात पहले ही तैयार रखें, ताकि उस टाइम पे लास्ट मिनट हैसल से आप मतलब बच सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम डे पे क्या करना है, तो एग्ज़ाम डे के लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है कि पहले आप ऐसा सब्जेक्ट लें जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जनरली नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बायोलॉजी। तो एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटेजी ये है कि अटेम्प्टिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप पेपर को कैसे, किस सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्टिंग ऑर्डर कैसे रखेंगे। सो बायोलॉजी शुड बी फर्स्ट, देन कम्स केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है और वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करेगी। भाई पता चला आपने सबसे पहले फिजिक्स ले ली या केमिस्ट्री ले ली, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, चलो फिजिक्स तो बहुत रेयरली होता है, कुछ ही स्टूडेंट्स के केस में होता है नीट में, बट केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री उठा लेते हैं सबसे पहले एग्जाम में 3 आवर्स में, नीट के एग्जाम में। अब होता क्या है, पहले 5 क्वेश्चन उनको नहीं आए केमिस्ट्री के, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक बहुत धांसू वाली आ गई, बहुत ही टफ आ गई, तो वो पहले 5 क्वेश्चन जब आपने पहला क्वेश्चन देखा नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 10% जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया, फिर दूसरा भी नहीं आया और 10% कम हो गया। तो पहले 5 क्वेश्चन नहीं आना, इसका मतलब अब आगे के जो आ रहे थे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ तक आते आते हाफ हो गया है, 50% कॉन्फिडेंस आपका रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। आगे जो पेपर में क्वेश्चंस आने वाले थे आपको, जो आपको आते थे, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो इसीलिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो होता है बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट अगर बात करें तो बायोलॉजी को आपको कितना टाइम देना है, 45 टू 50 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 55 मिनट्स आप दे सकते हैं, 5 मिनट और ज़्यादा ले लीजिए। केमिस्ट्री यहाँ पर चलिए 1 घंटा ले सकते हैं आप, और फिजिक्स में फिर अगर आपने यहाँ 55 मिनट्स लिए, यहाँ 1 घंटा लिया, तो उसके बाद में आपके पास फिजिक्स के लिए थोड़ा कम टाइम रह जाएगा। तो टाइम इस तरीके से डिवाइड करना है कि फिजिक्स को मैक्सिमम टाइम मिल सके, क्योंकि यहाँ सॉल्विंग पार्ट ज़्यादा रहेगा और इसको लास्ट में हमें अटेम्प्ट करना है। सो यू विल हैव अराउंड 80 to 90 मिनट्स रिमेनिंग फॉर द फिजिक्स। चलिए OMR फिलिंग की बात कर लेते हैं। तो जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे लास्ट मंथ में, अप्रैल वाले मंथ में, तो उस टाइम पे हम OMR फिल करके ही टेस्ट दे रहे हैं और इससे हमारी OMR फिलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। अब आपको OMR फिल करने के लिए बिल्कुल एग्जाम के भाई तीनों सब्जेक्ट्स आपने सॉल्व कर लिए, उसके बाद में आप फिल कर रहे हैं, पता चला टाइम हो गया, आप OMR फिल नहीं कर पाए, आपने सॉल्व सब कर रखे थे, बस आप फिलिंग में रह गए। तो ऐसा नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को करने के बाद में आप हाथ के हाथ इमीडिएटली जो है सब्जेक्ट वाइज आप OMR फिल करेंगे। डू नॉट वेट अंटिल द एंड, फिल द OMR शीट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सब्जेक्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। ठीक है, स्टे काम, बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है कि आप बिल्कुल चिल रहें। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, स्मार्टली प्रिपरेशन करी है, इस प्लान को पूरे अच्छे से फॉलो किया है, तो बिल्कुल आपको एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, डोंट गेट स्टक ऑन अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसी भी भाई क्वेश्चन जो है वहाँ आपकी जो है वो सॉल्विंग एबिलिटी नहीं देखी जा रही है, वहाँ आपकी साइंटिस्ट वाली एबिलिटी नहीं देखी जा रही है एग्ज़ाम में, वहाँ आपका स्कोर देखा जाएगा। तो अगर कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसमें स्टक मत होइए, उससे मत चिपकिए, आप आगे बढ़ जाइए, उसको मार्क कर दो, बाद में लेटर ऑन करके कैसे भी मार्क कर दो, बस उसको मार्क किया और आगे बढ़ गए, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पेपर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो बिल्कुल श्योर है कि आप 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।